5 दिसंबर 1945 नेवल एयर स्टेशन लॉडरडेल फ्लोरिडा से 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स तैयारे टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। इस फ्लाइट 19 में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट की तरफ से। फ्लाइट 19 अपने 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने जा रही है, जिसका मतलब ये कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं है, सिर्फ अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन को कंडक्ट करने जा रही है। ये 5 प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हुए फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन टेक ऑफ करने के तकरीबन 2 घंटों बाद स्क्वाड्रन लीडर बेस को रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से उनके कंपास काम करना बंद कर गए हैं। नेविगेटर्स कहते हैं कि अपना बैकअप कंपास इस्तेमाल करो, मगर वो भी फेल हो जाता है। कंपास फेल हो जाने की वजह से इन्हें नहीं पता कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है। स्क्वाड्रन लीडर बाकी प्लेन से पूछते हैं, मगर उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स मेलफंक्शन करने लग रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद अचानक बेस का फ्लाइट 19 से कम्युनिकेशन टूट जाता है और ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये सब होने के बाद फ्लोरिडा में तमाम बेसिस में अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि फ्लाइट 19 को सर्च किया जाए। सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है ताकि फ्लाइट 19 को तलाश किया जा सके। ये प्लेन तलाश करने निकलता है और ये भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस जगह ये प्लेन्स गायब हुए उस जगह को आज हम बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसके बाद कई दिनों तक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन किया जाता है। उस वक्त का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट्स को तलाश करने के लिए, लेकिन कोई चीज नहीं मिलती। ना तो कोई प्लेन का मलबा मिलता है और ना ही किसी की बॉडी। आखिर ये सब गए तो गए कहाँ? दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर नोबडी और आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ था फ्लाइट 19 के साथ। क्या वो गहरे समुद्र में क्रैश कर गए थे या फिर बर्मुदा ट्रायंगल में किसी सुपरनैचुरल चीज ने उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया। आइए दोस्तों, मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 19 का मुकम्मल तौर पर एनालिसिस करते हैं और जानते हैं आखिर क्या हुआ था फ्लाइट 19 के साथ। 5 दिसंबर 1945 फ्लोरिडा में एक नॉर्मल मॉर्निंग यूएस नेवल एयर स्टेशन लॉडरडेल के लिए। इस बेस के क्रू के मुताबिक मौसम बिल्कुल बेहतरीन है परवाज के लिए। इस दिन के लिए ऑलरेडी बहुत सी बॉम्बिंग एक्सरसाइजेस का शेड्यूल तय किया गया था ताकि न्यू एविएटर्स को ट्रेन किया जा सके। इन न्यू एविएटर्स को डिफरेंट क्रू में डिवाइड किया जाता है और उनमें से एक क्रू की कमांड 28 साला लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर को दी जाती है। टेलर एक हाईली एक्सपीरियंस पायलट थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पैसिफिक थिएटर में ड्यूटी के लिए 2 दौरे किए थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम पर यूएस नेवी में एज ए ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। फ्लाइट 19 के 14 क्रू मेंबर्स में से टेलर के अलावा 4 और एक्सपीरियंस पायलट हैं, बाकी के तमाम अनएक्सपीरियंस्ड एयरमैन हैं। फ्लाइट 19 दोपहर 2:10 पर फोर्थ लॉडरडेल फ्लोरिडा से टेक ऑफ करती है, जिसमें 5 प्लेन शामिल हैं। इस फ्लाइट 19 का मिशन बॉम्बिंग और नेविगेटिंग ट्रेनिंग करना है। टेक ऑफ के बाद ये फ्लाइट 19 बहामास की तरफ रवाना हुई। इनके मिशन में सबसे पहले 73 माइल तक 90 डिग्री पर ट्रैवल करना था। इसके बाद 346 डिग्री पर मुड़कर 73 माइल्स और ट्रैवल करना था और आखिर में इन्हें 241 डिग्रीज साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ना था और 120 माइल और ट्रैवल करना था, जो इन्हें वापस फोर्थ लॉडरडेल ले जाता। ये तकरीबन 2 से 3 घंटों की परवाज का मिशन था। टेक ऑफ के बाद जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ती है सब कुछ अच्छे तरीके से होता जाता है। स्क्वाड्रन बॉम्बिंग एरिया वाले इलाके में पहुंचता है और बगैर किसी प्रॉब्लम के टॉर्पीडोज को ड्रॉप करता है, लेकिन असल मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जा रहा है। 3:40 पर क्रू में से कई मेंबर्स डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू कर जाते हैं।
उन्हें लगता है कि वो गलत रास्ते पर हैं, लेकिन वो इसे इग्नोर करते हैं और फ्लाइट को कंटिन्यू रखते हैं। शाम 4:56 पर टेलर को लगता है कि उनके प्लेन्स वापस फ्लोरिडा जाने के बजाय फ्लोरिडा से दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हैं। ये सुनकर क्रू में से तमाम मेंबर्स परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके कंपास खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो गलत जगह पर आ चुके हैं। उसी वक्त एक और स्क्वाड्रन गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब में ही अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा था। टेलर इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं और ये इमरजेंसी सिग्नल इस स्क्वाड्रन के लीडर रॉबर्ट कॉक्स को मिलता है। रॉबर्ट कॉक्स लेफ्टिनेंट टेलर से पूछते हैं आखिर क्या इमरजेंसी है। रॉबर्ट कॉक्स टेलर से उनकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पूछते हैं, मगर ना तो टेलर खुद और ना ही उनके क्रू में से कोई बता पाता है कि उस वक्त वो कहाँ हैं, क्योंकि उनके नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेलफंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बता पाते। उसी दौरान टेलर जवाब में कहते हैं, My both compasses are out and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am over land, but it is broken. I am sure I am in the Keys, but I don't know how far down, and I don't know how to get back to Fort Lauderdale. रॉबर्ट कॉक्स इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज होकर वापस बेस पर पहुंचते हैं और बेस को सारी सिचुएशन से आगाह करते हैं और टेलर की हेल्प करने को कहते हैं। पूरी बेस पर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। इसी दौरान टेलर की रेडियो ट्रांसमिशन को ट्रैक किया जा रहा होता है। पता चलता है कि कम्युनिकेशन सिग्नल वीक होता जा रहा है। टेलर से रेडियो फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने के लिए कहा जाता है ताकि कम्युनिकेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन टेलर कहते हैं नहीं, मैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं करूंगा, मैं यही चैनल मेंटेन रखूंगा, अगर बात करनी है तो करो। इसी दौरान टेलर को लगता है कि अगर उनके प्लेन्स गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हैं तो उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन फ्लाइट में कुछ क्रू को लगता है कि नहीं, एक्चुअली में ईस्ट में ऑलरेडी हैं, वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन में से रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, Damn it, if we could just fly west, we could get home. Head west, damn it. यानी कि बाकी के क्रू मेंबर्स को लगता है कि उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर पहुंचने के लिए, लेकिन टेलर उनकी बात नहीं मानते और मौसम खराब होता रहता है, सूरज गुरूब हो जाता है और अंधेरा हो जाता है। शाम 6:20 टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, जिसमें वो अपने क्रू को कमांड देते हुए सुनाई देते हैं, All planes close up tight. We will have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we will all go down together. इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। आज के दिन तक हम नहीं जानते कि ये प्लेन्स और इनके क्रू कहां पर हैं। इसके बाद 2 PBM मार्टिन एयरक्राफ्ट को सर्च के लिए अपनी ट्रेनिंग फ्लाइट से हटा दिया जाता है। शाम 7 बजे ये 2 मार्टिन एयरक्राफ्ट अलग होते हैं ताकि फ्लाइट 19 की तलाश के लिए ज्यादा एरिया कवर किया जा सके। तकरीबन आधे घंटे बाद जब मार्टिन के एक एयरक्राफ्ट से रेडियो चेक करने के लिए रिपोर्ट करने को कहा जाता है तो आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। उसी लम्हे ये मार्टिन एयरक्राफ्ट भी रेडार से गायब हो जाता है, यानी कि 6 एयरक्राफ्ट और 27 क्रू मेंबर्स एक ही दिन में गायब हो जाते हैं। पोर्टो रिको से लेके फ्लोरिडा और फिर बरमूदा आइलैंड तक जो ये ट्रायंगल बनता है, इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। ये एरिया 500 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है। इसी एरिया में फ्लाइट 19 गायब हुई थी। फ्लाइट 19 की तलाश में अगले 5 दिनों तक 930 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान पड़ती हैं इस पूरे एरिया में सर्च करने के लिए, लेकिन कभी कुछ नहीं मिलता। इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन करने के बाद कुछ ना मिलने की वजह से अब अथॉरिटीज पर सवाल उठाए जाते हैं। उनसे सवाल किया जाता है कि फ्लाइट 19 इतनी आसानी से रास्ता कैसे खोज सकती है, खास तौर पर रोशन और साफ दिन में।
क्यू टेलर ने ग्राउंड स्टाफ की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस को बुरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आखिर किस तरह उनके नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इतनी आसानी से खराब हो गए? आखिर क्यों टेलर ने अपनी क्रू की बात नहीं मानी? इन सवालों के प्रेशर में आकर यूएस नेवी ने इसका ब्लेम लेफ्टिनेंट टेलर के कंधों पर डालते हुए कहा कि पायलट की रॉन्ग कैलकुलेशंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसके बाद ज्यादा फ्लाई करने की वजह से उनका फ्यूल खत्म हो गया था और वो समुद्र में क्रैश कर गए थे। क्या सच में ऐसा ही हुआ था? दोस्तों, कहा जाता है कि टेलर और उसके क्रू का कहना था कि समुद्र का कलर वाइट था, जैसा समुद्र को लगना चाहिए वैसा नहीं था। Didn't look as it should। और हर चीज अजीब लग रही थी। Everything appeared strange। लेफ्टिनेंट टेलर का ये भी कहना था, entering white water and even being chased by UFOs। दोस्तों, बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि बेस पर मौजूद नेविगेटर्स अनएक्सपीरियंस थे कि फ्लाइट 19 को वापस बेस पर लाने के लिए क्रू को सही तरह से गाइड कर पाते। एक और बात जो एक्सपर्ट्स को परेशान करती है कि टेलर ने बताया था कि उनके कंपास बगैर किसी वार्निंग के खराब हो गए। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि स्क्वाड्रन ने अपना पहला टास्क कंप्लीट करने के बाद 346 डिग्री नॉर्थ वेस्ट का रुख करने के बजाय वो एक्चुअली में 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में मुड़ गए थे, जिसने उन्हें ग्रैंड बहामास के बजाय ग्रेट अबाको आइलैंड पर पहुंचा दिया था। ऊपर से देखने पर ग्रेट अबाको आइलैंड बहुत ज्यादा ग्रैंड बहामास की तरह नजर आता है, जिसकी वजह से क्रू में से किसी को नहीं पता चला होगा कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और बहुत देर बाद फ्लोरिडा तक ना पहुंचने की वजह से उन्हें लगा होगा कि उनके कंपास खराब हो चुके हैं। दोस्तों, फ्लोरिडा के करीब बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं जो ऊपर से देखने पर एक जैसे लगते हैं। शायद इसी वजह से फ्लाइट 19 के क्रू को कंफ्यूजन हो गया होगा, जिसकी वजह से वो फ्लोरिडा की तरफ जाने के बजाय फ्लोरिडा से दूर जाते रहे और मे भी फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से समुद्र में क्रैश कर गए हों। अगर बात की जाए उस सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइट 19 की सर्चिंग में निकला था, वो कैसे गायब हुआ? तो दोस्तों, इसके बारे में एक कमाल एक्सप्लेनेशन दी जाती है अथॉरिटीज की तरफ से। उनका कहना है कि सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक में लीकेज थी, जो एक स्पार्क की वजह से हवा में ही ब्लास्ट हो गया था। अगर ऐसा हुआ भी था तो सबसे बड़ा सवाल कि तबाह होने वाले एयरक्राफ्ट का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ इस बरमूदा ट्रायंगल में ही हुआ था। मगर उस सर्च ऑपरेशन में इस एरिया की सर्चिंग की गई थी, लेकिन उस सर्च में कुछ ऐसा नहीं मिला। उस ऑपरेशन में चारों डायरेक्शंस में सर्च की गई, कम से कम कुछ तो सामने आना चाहिए था। ना कोई रबर लाइफ राफ्ट और ना कोई डेड बॉडी और ना ही किसी एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का कोई सबूत मिला। दोस्तों, ये सारी की सारी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं। असल में किसी को कुछ नहीं पता कि फ्लाइट 19 और सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ था। जहाँ तक बात है बरमूडा ट्रायंगल की, तो वहाँ कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती होती तो डेली बेसिस पर इस एरिया से बहुत सारे कार्गो शिप्स और पैसेंजर प्लेन्स गुजरते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या सोचते हैं, आखिर फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ था? क्या सच में वो क्रैश कर गए थे अटलांटिक ओशन में, या फिर आप अभी भी सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव रखते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।